हेलो बच्चों, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी स्वस्थ हो, आशा करता हूँ, दुआएं करता हूँ सब स्वस्थ रहे, हैप्पी रहें। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन का लास्ट कंसंट्रेशन टर्म्स। और वो दो लास्ट टर्म्स हैं, एक तो मोल फ्रैक्शन और दूसरा पीपीएम। पीपीएम को हम पार्ट पर मिलियन बोलते हैं। तो आज ये दोनों टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं और यहीं पर मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करने से पहले मैं अनिल नागर और आप देख रहे हैं मुझे केमिस्ट्री ज्ञान चैनल पर। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ध्यान से समझने का बेटा, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको कैसे, क्यों एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो मैं बता देता हूँ कि बेटा ये जो ग्रीक लैंग्वेज में होता है ना, तो ग्रीक लैंग्वेज में ये काई होता है, मतलब इसको काई कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? काई कहा जाता है। और इसको हम रोमन में लिखते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर ये जो लिखा है वो रोमन में है ना। रोमन में हम उसको एक्स जैसा लिखते हैं, जो कि 10 है ना। रोमन में इसको 10 कहा जाता है, तो ये एक्स जैसा में दिखता है, लेकिन ये एक्चुअली में ग्रीक लैंग्वेज में इसको काई कहा जाता है। बात समझ में आ रही बेटा? तो मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन का अगर हमें निकालना होता है तो उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स का हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं ना। तो पहले फॉर्मूला बनाते हैं और उसके बाद में एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको ये क्लियर कर देता हूं, है ना बेटा। तो आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, जिसमें कि आपको मोल फ्रैक्शन 100% में गारंटी के सामने बोल रहा हूं, आज आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और मैं आपको ये भी बताऊं, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं और टोटल सॉल्यूशन को नीचे रखते हैं ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट एंड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट, ये मोल फ्रैक्शन होता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में हम वाटर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? वाटर ले लेते हैं। ये ले लिया हमने, वाटर ले लिया। और ये जो वाटर है, इस वाटर का नंबर ऑफ मोल हम क्या मान लेते हैं? Na मान लेते हैं, है ना। n मतलब नंबर, जिसको मोल कहते हैं। हम मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। और क्योंकि एक क्यों बोला गया है ये भी मैं आपको बता देता हूं कि भाई जब भी हम अभी इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो दो चीजों को डाला जाता है। मान लो पानी नमक को डाला, एक को a मान लिया, एक को b मान लिया। अब सॉल्वेंट को हम क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं। और सॉल्यूट को क्या मान लेते हैं? B मान लेते हैं। ये तो बड़ा आसान है, आपको पता है चीजें, सब मैंने पीछे बता चुका हूं, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। अब क्योंकि अगर इसका मोल सॉल्वेंट का निकालना है तो Na मानेंगे, और इसका अगर नंबर ऑफ मोल निकालना है तो इसको B मानेंगे। बस सिंपल सा ऐसा ही अपन मान रहे हैं ना। तो वाटर है, मान लिया वाटर एक सॉल्वेंट है। वाटर क्या है? एक सॉल्वेंट है। क्या है ये? वाटर है, और इसको हम एक सॉल्वेंट मान लेते हैं। और सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। उसका नंबर ऑफ मोल कितना है? Na। अब इसमें हम क्या करते हैं? सॉल्ट डाल देते हैं। क्या करते हैं बेटा? आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सॉल्ट है। ये क्या है बेटा? सॉल्ट है। और सॉल्ट है मतलब ये एक सॉल्यूट है, और सॉल्यूट को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मोल क्या हुआ? Nb हुआ। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं। दोनों को हम क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। तो मैं इन दोनों को नीचे बना देता हूं कि दोनों को हमने मिक्स किया। दोनों को जब हम मिक्स करेंगे इसमें हम नमक डाल देते हैं। ये हमने नमक डाल दिया, दोनों को मिक्स करा। तो इस सॉल्यूशन का, ये क्या है? एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हुआ? नीचे नहीं दिख रहा हो तो मैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स Nt होगा, जो कि Na
और प्लस NB का टोटल नंबर ऑफ मोल होगा, है ना, क्योंकि दोनों को मिक्स कर दिया तो इस सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ मोल होगा वो क्या होगा, NT होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बात समझ में आ रही बेटा? क्लियर बेटा? ये समझ में आ चुका? तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो हमें नंबर ऑफ मोल किसका, वाटर का पता है, कितना नंबर ऑफ मोल्स, Na है। हम सॉल्ट का नंबर ऑफ मोल कितना है, Nb है। मैं आपको बता देता हूं, ये सॉल्ट का नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है, और ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। बात समझ में आ रही? दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो टोटल सॉल्यूशन का मोल्स क्या हो गया, ये है ना। तो कह सकते हैं टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही? क्लियर? अब हमको मोल फ्रैक्शन एक एक का, मान लो पहले वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं और वाटर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, A से, तो हम इसको A लिख देते हैं। अब फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ नंबर ऑफ मोल ऑफ द वाटर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, यहां लिख देता हूं, ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ द वाटर कितना है, Na है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, Nt है। तो बेटा Na को हम, मतलब Nt को हम ऐसा भी लिख सकते हैं Na प्लस Nb, क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, Na प्लस Nb, तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते। ये वाटर का मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट, तो सॉल्ट का निकालना है तो XB, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, वैसा का वैसे, यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर सॉल्ट कितना है, Nb, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, Nt, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसको, टोटल नंबर ऑफ मोल्स को Na प्लस Nb। यहां तक समझ में आ गया बेटा? ये हमने वाटर का मोल फ्रैक्शन और सॉल्ट का मोल फ्रैक्शन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ये हमारे फॉर्मूले। अब इस सॉल्यूशन का, ये वाला जो सॉल्यूशन है, इसका टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, तो यहां बता रहा हूं, टोटल मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB इक्वल टू 1, मतलब किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी का मतलब दो कंपोनेंट का, दो कंपोनेंट से बना हुआ सॉल्यूशन है, तो बाइनरी सॉल्यूशन का जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है 1 के बराबर हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। हाँ, दूसरी बात एक और यहां पर कि दोनों में से किसी एक का पता हो तो हम दूसरे का आसानी से इजिली निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लिया हमें XA का पता है, XB निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको यही रखेंगे और जिसको पता है उसको 1 के तरफ ले जाएंगे, मतलब XB A को उधर ले जाएंगे, उसकी वैल्यू हमें पता है, तो इस तरीके से हम B का भी निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। बात समझ में आ रही? तो ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन निकालने के फॉर्मूले। बात समझ में आ रही? हाँ, अगर किसी को डाउट हो कि भैया Na Nb क्या है, तो मैं बता देता हूं कि जो N है वो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स किसके बेटा, वाटर के। और मोल कैसे निकालते हैं, मोल निकालते हैं W अपॉन मोलर मास। W क्या है, वेट, इसको हम बोल सकते हैं वेट या मास भी बोल सकते हैं, वेट या मास बाय मोलर मास,
ठीक है, मोल निकालने के लिए। ऐसा कैसा, वाटर का भी निकालेंगे, ऐसा कैसा सॉल्ट का निकाल दें। और अगर ए का निकाल रहे हो तो हम इसको ए और यहां पर भी ए निकाल देंगे। और अगर एन का मोल निकालना है, मतलब एन निकालना है, तो क्या हो जाएगा WB/MB। इस तरीके से हम मोल भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही बेटा? ये तो मोल फ्रैक्शन निकालने के फॉर्मूले हो गए। बात समझ में आ रही है? अब हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं और उस न्यूमेरिकल से हम मोल फ्रैक्शन को क्लियर, एकदम जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर लेंगे, है ना। तो आइए पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल के लिए। ले लीजिएगा। चल, हो गया? ठीक। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं मोल फ्रैक्शन का, जिसको इजीली हम समझ सकते हैं। चलो, एक क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। जल्दी कमेंट सेक्शन में जाकर इथिलीन ग्लाइकोल का मुझे फॉर्मूला बताओ, क्या होगा इथिलीन ग्लाइकोल। क्या? चलो मैं बता देता हूं। इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है C2H6O2। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन सॉल्यूशन containing 20% बाय मास। क्या बोल रहा क्वेश्चन कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है, उसमें जो इथिलीन ग्लाइकोल है उसका मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कीजिए। कब? जब वो कितना परसेंट हो, कौन? इथिलीन ग्लाइकोल 20%। तो मैं लिख देता हूं कंटेनिंग 20% बाय मास, है ना। इथिलीन ग्लाइकोल कितना? 20% है ना। तो टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ बेटा? क्योंकि परसेंट की बात कर रहा है तो परसेंट तो 100 में से ही कैलकुलेट किया जाता है। तो 20% कंटेन क्या है इसमें? इथिलीन ग्लाइकोल। अब क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू मास, मतलब परसेंट है उतना ही वो मास होगा, मतलब ये 20 मास कितना है, मतलब उसका वेट कितना है 20, किसका? इथिलीन ग्लाइकोल का। अब यहां पर एक और बात मान लेना, ध्यान समझनेगा, क्योंकि परसेंट बोला है और केवल इथिलीन ग्लाइकोल के बारे में ही क्वेश्चन में बोला है, तो दूसरा कंटेंट कौन होगा? तो यहां पर हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट को लेंगे, और यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर होता है। क्लियर बेटा? तो हम क्या करते हैं, टोटल सॉल्यूशन पहले तो हम मान लेते हैं कि वो 100 ग्राम है ना। लेट वी हैव 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। और उस सॉल्यूशन में C2H6O2 कितना है? 20 ग्राम। ठीक है बेटा, जिसको हम क्या मान ले? W। और क्योंकि जैसे हमने वहां पर B माना, A माना, हम इसको C2H6O2 मान लेते हैं ना। W मतलब वेट ऑफ सब्सटेंस। इसी तरीके से वाटर, क्योंकि 100 ग्राम है सॉल्यूशन पूरा, तो 20 तो ये होगा इथिलीन ग्लाइकोल। अब हम क्या करते हैं, वाटर जो कि कितना है, 100 में से 20 है तो 80%, ये मतलब ये ग्राम में 80 ग्राम, और ये क्या है WH2O। बात समझ में आ रही? तो ये तो वेट ऑफ सब्सटेंस हो गया, यहां तक क्लियर बेटा। अब हमें क्या चाहिए, मोल निकालने के लिए मास भी तो चाहिए। अगर मास W मतलब वेट ऑफ सब्सटेंस है तो मोलर मास भी तो चाहिए, तो मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास कैसे निकाल रहे हैं, जैसे इथिलीन ग्लाइकोल का मोलर मास निकालना, कार्बन का 12 होता है और 2 है, प्लस हाइड्रोजन 1 और कितने हैं 6 हैं, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और कितने हैं 2, तो इक्वल टू, टोटल करोगे इसको तो 62 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ये मोलर मास किसका है बेटा, इथिलीन ग्लाइकोल का है। अब वाटर का अगर मोलर मास निकालोगे तो हाइड्रोजन का होता है 1 और कितने हैं 2 मॉलिक्यूल्स, और ऑक्सीजन का होता है 16 और कितने हैं ये 1, और कैलकुलेट करोगे आप तो क्या आएगा
18 ग्राम पर मोल। ये क्या हो गया, ये तो मोलर मास आ गया। किसका मोलर मास आ गया बेटा, दोनों का मोलर मास, इथिलीन ग्लाइकोल का और वाटर का। तो ये एक तो हमारे पास वेट ऑफ सब्सटेंस आ गया और मोलर मास आ गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें इथिलीन ग्लाइकोल का मोल निकालना है तो इथिलीन ग्लाइकोल का मोल लिखेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स, मोल कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स किसका, C2H6O2, मतलब नंबर ऑफ मोल किसका, इथिलीन ग्लाइकोल का। तो कैसे निकालते हैं मोल, WC2H6O2 बाय मोलर मास C2H6O2। ठीक है बेटा, तो भैया WC2H6O2 कहां है, ये है, कितना दिया, 20 दिया है, और इसका मोलर मास कहां है, ये दिया है, तो मोलर मास 62। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 0.322 मोल। ये किसका नंबर ऑफ मोल आ गया, इथिलीन ग्लाइकोल का नंबर ऑफ मोल आ गया। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स किसके, वाटर के निकालते हैं। तो वाटर कितना दिया, वेट ऑफ सब्सटेंस 80, और इसका मोलर मास कितना दिया 18, कैलकुलेट करोगे 4.44 मोल आ जाएगा। ये तो हमने मोल निकाल लिया। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए किसका निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, X C2H6O2, इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, NC2H6O2। मोल निकालने का बताया ना आपको, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन इस तरीके से निकालते हैं। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट, कहाँ फॉर्मूला अपन ने पीछे करा था, नंबर ऑफ कंपोनेंट है ना। अब कि इथिलीन ग्लाइकोल का निकालना तो उसको ऊपर रखेंगे और नीचे लिखेंगे NC2H6O2 प्लस NH2O। बात समझ, इसका कितना दिया नंबर ऑफ मोल 0.322 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इन दोनों का कितना है, दोनों को प्लस करते तो एक का 0. इसका दिया 0.322 और इसका कितना निकाला 4.44। बात समझ में। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल तो आंसर आएगा 0.068। ये किसका, इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन आ गया। और दूसरे का तो आपको पता है, अगर एक का पता तो दूसरे का निकाल लेते हैं। तो C2H6O2 प्लस XH2O इक्वल टू क्या होता है 1। बात समझ में आ रही बेटा। तो इसका फॉर्मूला रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू है 0. देखो एक और मैं बता देता हूं, मैंने क्या बोला, जिसकी आती है उसको उधर ले जाओ। तो इसको निकालना है वाटर को, तो वाटर को तो यही रहने दो, इक्वल टू 1 और वो उधर आ गया माइनस का X C2H6O2 है ना। अब यहां पर लिख देता हूं 1 माइनस का, इसका कितना है बेटा 0.068। तो आंसर आ जाएगा 0.932। ये किसका आ गया, वाटर का मोल फ्रैक्शन आ गया। और ये किसका मोल फ्रैक्शन आ गया था, इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन आ गया था। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना आसान। तो आई होप कि आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना समझ में आ गया होगा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपने सीख लिया होगा। डियर स्टूडेंट, क्लियर, कोई डाउट, वेरी गुड। क्लास टॉपिक रहेगा। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और इससे इजी है, लेकिन बस थोड़ा सा माइंड आपको फोकस करना है। तो क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन कंटेन 2.80 मोल ऑफ एसीटोन। एक सॉल्यूशन है, उसमें जो एसीटोन है वो कितना है 2.80 मोल, ठीक है। एंड 8.20 मोल उसमें क्या है, मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्या कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट
द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। तो ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें एसीटोन के मोल कितने हैं 2.80 और क्लोरोफॉर्म के मोल कितने हैं 8.20। तो आपको इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका, एसीटोन का। किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, इसका निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो देखो अब हमें क्या मोल निकालने की जरूरत तो है ही नहीं, क्वेश्चन में मोल दिया ही है, मतलब n की वैल्यू दी है, तो डायरेक्ट हमें क्या करना, मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में वैल्यू रखना, बहुत सिंपल है। अब क्योंकि एसीटोन का निकालना है तो हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, तो X CH3CO एसीटोन का फॉर्मूला होता है, इक्वल टू, अब मोल दिया है और किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन एसीटोन का, तो मोल कितना दिया इसका 2.80 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल कितने सॉल्यूशन के, दोनों को प्लस कर दें, तो 2.80 प्लस 8.20, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इसका मोल फ्रैक्शन आएगा 0.254, ये इसका मोल आ गया, किसका, एसीटोन का है कि नहीं, सिंपल, एसीटोन का ही निकालना था और दूसरे का निकालना हो तो क्या करो, वही XCH3COCH3 प्लस X कौन है, क्लोरोफॉर्म है ना, CHCl3 क्लोरोफॉर्म इक्वल टू 1, तो इसका निकालना है, इसका दिया निकाल लिया अपन ने, तो इसको इधर ही ले लें, CHCl3 इक्वल टू 1, माइनस को ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, XCH3COCH3 इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू रख दें, कितनी आई 0.254 और 1 में से 0.254 गया तो कितना बचा 0.746, तो ये किसका आ गया मोल फ्रैक्शन, क्लोरोफॉर्म का, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है पार्ट पर मिलियन, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का लास्ट टॉपिक पीपीएम, इसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। एक्चुअली में इसको कैसे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं आपको बता देता हूं। किसी भी सॉल्यूशन में जो सोल्यूट होगा, अगर कोई सॉल्यूशन है और उसमें कोई सोल्यूट इतनी कम, मतलब ट्रेस क्वांटिटी में होगा, ट्रेस क्वांटिटी मतलब बहुत कम मात्रा में होगा वो सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पीपीएम की। मतलब किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट की नेग्लिजिबल क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें पार्ट पर मिलियन की ज़रूरत पड़ती है। बात समझ में आ रहा? तो इसको किस तरीके से निकालें, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ। जैसे कि घर पे मम्मी ने आपके लिए खीर बनाई और उस खीर को बनाने के लिए उन्होंने कुछ इंग्रेडिएंट लिए, मतलब कुछ कंटेन लिए, और वो कंटेन में मिल्क लिया, राइस लिया, शुगर ली, मतलब शक्कर ली, उसके बाद उन्होंने इलायची डाली होगी, उन्होंने केसर डाला होगा, ऐसा कई सारे कंटेन उसमें मिक्स किए होंगे, तब जाके खीर बनी। तो आपने कभी देखा है कि अगर मिल्क, मान लो हम मिल्क को क्या मान लेते हैं, एक सॉल्वेंट मान ले, और बाकी जो कंटेंट डाले जाते हैं वो सभी सोल्यूट मान ले, तो कभी ऐसा होता है क्या कि खीर में अगर जितनी शक्कर डाली उतनी केसर डाली जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि केसर को बहुत कम क्वांटिटी में खीर में डाला जाता है कंपैरिजन टू शुगर, है ना। शक्कर की कंपैरिजन में अगर देखें हम, केसर को बहुत कम मात्रा में जाता है। तो उस खीर के अंदर जो पूरी फैमिली के लिए जो खीर बनाई मम्मी ने, उस खीर में उस केसर की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। तो उसी को पता करने के लिए, उसी को फाइंड करने के लिए कितनी मात्रा में वो है, उसी को फाइंड अप करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? पार्ट पर मिलियन की होती है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से पार्ट पर मिलियन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं, हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे क्या, एक तो पढ़ा था वेट बाय वॉल्यूम परसेंट,
दूसरा हमने पढ़ा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, तीसरा हमने पढ़ा था मास बाय मास परसेंट। ये तीनों चीज हमने पढ़ी थी। ये जो हमने निकाला था, तो कैसे निकाला था? वेट ऑफ सब्सटेंस, तो वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर रखते हैं, याद रखना सोल्यूट हमेशा ऊपर रखेंगे। तो यहां पर जो W लिखा है वो क्या है? उस सब्सटेंस सोल्यूट का मास है। तो हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ सोल्यूट, जो कि किस में होगा बेटा? ग्राम में होगा। और नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि किस में होगा? ml में होगा। और क्योंकि ये परसेंट निकालना होता है तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। याद आ रहा है आपको? ये पिछले लेक्चर में हमने क्लियर कर लिया। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालते तो क्या लिखते थे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। अब यहां पर वॉल्यूम सोल्यूट का किस में होगा? ml में होगा। और नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस में होगा बेटा? ml में होगा। इस तरीके से हमने इसको भी निकाला था, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब इन दोनों से ही समझ में आ जाएगा, वो भी वही चीज है। और इसमें भी क्योंकि परसेंटेज लगाते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते। अब हम बात करते हैं कि यदि हमें ppm निकालना हो, क्या निकालना हो? ppm निकालना हो तो क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो, मास ऑफ सोल्यूट, किसी सोल्यूट का हमें क्या निकालना? ppm निकालना। तो मास ऑफ सोल्यूट जो कि ग्राम में होगा, इसके लिए मतलब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के लिए पार्ट पर मिलियन निकालना। तो मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि ml में होगा। बात समझ? इसी तरीके से इसका फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो कि किस में होगा? ml में होगा। और टोटल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी किस में होगा? ml में होगा। बात समझ में आए? अब क्योंकि यहां पर तो हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट या मास बाय मास परसेंटेज निकाल रहे थे, तो 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन पार्ट पर मिलियन का निकालते हैं, तो मिलियन का निकालने के लिए यहां पर 10⁶ का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब परसेंट निकाल रहे हैं। यहां पर पार्ट पर मिलियन निकालना हो तो 10⁶ का मल्टीप्लाई करना, इतना ही डिफरेंस है। यहां 100 और यह 10⁶। आपने देखा होगा, या अगर नहीं भी पता हो तो मैं बता रहा हूं कि 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। बात समझ में? 1 मिलियन के बराबर होता है, मतलब 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 लाख। आपने देखा होगा कई यूट्यूबर जो होते हैं, उनके जो सब्सक्राइबर होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसके जो मिलियन में होते हैं मतलब वो लाख में होते हैं। अगर 1 मिलियन है तो 10 लाख उसके व्यूअर्स होंगे, अगर 2 मिलियन है तो 20 लाख उसके व्यूअर्स होते हैं। तो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। तो यहां पर किसी भी सॉल्यूशन का, अगर हम किसी सॉल्यूशन में किसी सोल्यूट की ट्रेस क्वांटिटी को पार्ट पर मिलियन निकाले तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से पार्ट पर मिलियन निकाल सकते हैं। ये एक कह सकते हैं कि बहुत छोटी यूनिट को फाइंड अप करने के लिए यूज की जाती है। मतलब किसी सॉल्यूशन में किसी भी सोल्यूट की ट्रेस क्वांटिटी, मतलब कम से कम क्वांटिटी अगर हो, उसमें बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी हो, उसको फाइंड अप करने के लिए पार्ट पर मिलियन निकाला जाता है। मतलब इस तरीके से निकाला जाता है। आई होप कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट, मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट पर मिलियन समझ में आया।